मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। ठीक। अब ये चैप्टर एग्जैक्टली कैसा चैप्टर है? ये चैप्टर इजी है। चैप्टर जैसा एटम्स था बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ज़्यादा चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है। और आराम से आप इन्हें पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इसमें मेजर पार्ट रहने वाला है। ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के मेनली सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल सवाल आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स में एक्सप्लेनेशन आ जाता है। ठीक है। और जो है अल्फा बीटा गामा पे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब ये इसका मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। देखते हैं क्या क्या है। तो ये न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर हम लोग अभी जो है अभी एटम का चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, और एटम में हम लोग देखे थे कि सर ये तुम्हारे पास एटम था। ठीक है, एटम के अंदर यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर पे कुछ एक पार्ट था जिसको कि इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था कि ये भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियस है। देन तुम्हारे पास कुछ ऑर्बिट की बात भी हुई थी। कुछ शर्तों में बोहर पोस्टुलेट के द्वारा ऑर्बिट बताए गए थे। ठीक है, कि वो ऑर्बिट रहते हैं। ठीक, और ऑर्बिट में मूव करने वाला जो पार्टिकल है ये तुम्हारे पास कहलाता है कौन? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, और हम लोग ये तो जानते ही जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, बात एटम की हमने कर ली है। कई स्तर पे हमने एटम की बात कर ली है। हम जान चुके हैं कि एटम का क्या क्या है हिसाब किताब। ठीक, तो हम इसके अंदर चलते हैं एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियस। अब हम एटम के बारे में नहीं, अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की, हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन की, बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, बात करेंगे एक्स रेज की, है ना। तो ये सारी की सारी बातें अभी आएंगी। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोरिंग नहीं है, आपको मजा ही आएगा पढ़ करके इसको, है ना। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था? पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल पढ़े थे, डाल्टन, थॉमसन, थॉमसन है, रदरफोर्ड और बोहर। चार लोगों के बारे में मुख्य तरीके से पढ़ा था, जिसमें बोहर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। बाकी रदरफोर्ड का तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जिसको क्या नाम है, गीगर और मार्सडन ने किया था। ठीक है, और बाकी वो डेल्टन और थॉमसन तो छोटी क्लासेस के लिए होते हैं, उनका ज़्यादा कोई काम होता नहीं। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने कहा था कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम, एटम का जो मैक्सिमम जो मास है, ठीक है, is concentrated in a small volume, is then the according to the holding the entire positive charge and most of the mass r, ठीक है, are concentrated, are concentrated in a small volume, in a small वॉल्यूम, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ये बात अभी नहीं जान रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुइटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात जानते हैं। अब देखो ऐसा है कि इस चैप्टर में हमको ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं करनी होगी, है ना। हमको एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना,
इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी होगी। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई बात नहीं करनी होगी, क्योंकि ये बात एटम के चैप्टर में की जा चुकी है, तो दोबारा करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बात सिर्फ न्यूक्लियस की जाएगी, मतलब ये जो अंदर वाला जो फुटबॉल है ना, इसकी बात की जाएगी। ये जो बड़ा वाला फुटबॉल है इसकी कोई बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा बेसिक पे आते हैं जरा पहले। तो सबसे पहले आ गए तुम्हारे पास किस पे, कंपोजिशन ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियस पे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियस देखते हैं जरा। अब इसने सबसे पहले कहा कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का नाम पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाता है कि बचपन में पढ़ाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है कौन, प्रोटॉन होता है। इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इस फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो होगा तुम्हारे पास 1.6726 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक। ये मास ऑफ द प्रोटॉन है। अभी तक हम लोग, जब आप लोग बचपन में हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे इतने समय से, तो व्हाट वी वर सेइंग कि यार मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन को अपन सेम ले रहे थे, है ना। हम लोग पढ़ ही रहे थे और हम लोग कहते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन में 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद कुछ अंतर आता है। तो तुम कहोगे क्या फर्क पड़ता है, 2 डेसिमल प्लेस के बाद अंतर आ भी गया तो भी क्या फर्क पड़ा, वैसे भी 10⁻27 लिखा हुआ है। अब वैसे भी अगर 10⁻27 नीचे जाएगा तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, सबको फर्क तो पड़ेगा नहीं। बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग जब बात ही कर रहे हैं इतने छोटे लेवल पे, एटम भी कौन सा बहुत बड़ा है, ठीक है। एटम जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻15 पे होता है, एटम का रेडियस 10⁻10 पे होता है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसने कहा फिर तो मैटर कर जाएगा। जब हम बात ही इतने छोटे लेवल पे कर रहे हैं, फिर तो हम हर डेसिमल प्लेस पे देखना चाहेंगे कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई देख लेना। नेक्स्ट शख्स कौन आता है, नेक्स्ट शख्स आता है तुम्हारे पास न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन कौन है, इन्होंने कहा कि ये सर न्यूट्रॉन जो है ना, ये तुम्हारे पास चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है। अब मुद्दा ये है कि इन सबकी डिस्कवरी है कि नहीं, मतलब ऐसे ही यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, इनकी प्रॉपर डिस्कवरी है ना। अभी कैडविक एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, कैडविक एक्सपेरिमेंट का पूरा वो पढ़ाएंगे कि कैसे सेटअप था, है ना, तो पूरा का पूरा वो पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये है हमारे पास चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल। इस चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब वो चार्ज इसका होगा 0, और मास अगर हम इसका निकालेंगे तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या मतलब अलग अलग होता है क्या, हाँ अभी बताया ना कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर नहीं होता। ठीक है, देखा जाए तो 1.67 और 1.67 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे इग्नोर मार देते हैं। लेकिन अब हम बाकी से छोटे लेवल पर करने वाले हैं, तो इस बार हम इग्नोर नहीं मारेंगे, और हम इसी बात को तो समझाने के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो 49 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ द प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, कितना ज्यादा होता है ये आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट आता है एक टर्म जिसका नाम है न्यूक्लियॉन। अब ये न्यूक्लियॉन आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड आ गया, अब हमने कहा कि ठीक है सर न्यूक्लियॉन आ गया, नया वर्ड देखते हैं जरा। तो सबसे पहले जरा हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, पेपर मिल जाए हमको। एक मिनट। हाँ, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। अब इसने कहा कि नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियॉन भाई क्या है, ये न्यूक्लियॉन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, इसने क्या बताया, इसने कहा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसने कहा कि प्रोटॉन्स एंड तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं ये लोग, इनका घर का नाम क्या है, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन द, विच आर प्रेजेंट इन द, इन न्यूक्लियाई, ठीक, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, आर collectively, are collectively known as, are collectively known as nucleons, ठीक।
तुमने न्यूट्रॉन सुना था, तुमने प्रोटॉन भी सुना था, ठीक है, तुमने इलेक्ट्रॉन भी सुना था। अब तुम सुनोगे एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ठीक, न्यूक्लियॉन, दुनिया भर के कुछ नए नाम सुनोगे, ठीक है। ये नए नाम बहुत खतरनाक नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है। अब इसको क्या नाम है, सीक्वेंस से समझते रहिए। देखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कम्बिनेशन है ना, जो कि न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम के अंदर रहते हैं ये लोग। अच्छा, हम अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बात करने वाले नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना। हम क्या करेंगे न्यूक्लियस से बाहर निकल के? न्यूक्लियस ही चैप्टर का नाम है, वही अंदर ही पढ़ेंगे पूरा, ठीक। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास, तो आया तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट आया तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर। अब ये तो तुमने पढ़ाई है केमिस्ट्री में, इसमें हम तुम्हें क्या बताएंगे, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तुम जानते हो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और तुम्हारे पास क्या, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ तुम्हारे पास प्रोटॉन्स इन द nucleus, number of protons in the nucleus is called atomic number, ठीक, is called atomic number। अब आप कहोगे एक मिनट, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो लिखो। क्यों लिखें इलेक्ट्रॉन के बारे में? इसलिए नहीं लिखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ना, इसलिए नहीं लिखना है। वो तो तुम जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटम्स इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टार्टिंग करी थी हमने इसी बेसिस पे तो करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होने की वजह से एटम एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर हम चार्ज को फिर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते, इधर लेते हैं उधर लेते हैं, और फिर डेफिशिएंसी और एक्सेस हो जाता है, और फिर वो तुम्हारे पास डेफिशिएंसी और एक्सेस दिखाने शुरू कर देता है, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ही तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। और इसने कहा इट इज इंडिकेटेड बाय, इट इज इंडिकेटेड बाय z। इसको z से डिनोट किया जाता है, देखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास मास नंबर, ठीक। अब ये मास नंबर क्या चीज है, इसने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, present in the nucleus, present in the nucleus, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक। इट इज इंडिकेटेड बाय, इट इज इंडिकेटेड बाय तुम्हारे पास ए। ये दो सिंबल जो है ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, उसमें मुझे कुछ नया तो बताना नहीं है, ठीक। अब ये सिंबल हमेशा यही रहेंगे, मास नंबर ए से होगा, एटॉमिक नंबर जेड से होगा। कुछ लोग क्या समझते हैं, गड़बड़ी ये हो जाती है, ए से एटॉमिक नंबर, ए से क्या नाम है, मतलब एटॉमिक नंबर का स्टार्टिंग ए है तो उसे ए मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना। मास नंबर तुम्हारे पास ए से होता है, एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास जेड से होता है, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें, इसने कहा कि सही है। अब इसने कहा कि अगर हम बात करते हैं तुम्हारे पास n, तुम्हारे पास हमने लिया, ठीक है, हमने लिखा 7, ठीक है, और हमने लिखा तुम्हारे पास यहाँ पे 15, राइट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास कोई x, यहाँ पे लिखा मैंने z, और यहाँ पे लिखा मैंने कोई तुम्हारे पास a, ठीक है। अभी हम आइसोटोप आइसोबार्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम तो आपको बेसिक ही समझा रहे हैं। यहाँ पे जो z है ये तुम्हारे पास 7 को इंडिकेट कर रहा है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है। ये ए जो है ये 15 को इंडिकेट कर रहा है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास मास नंबर है, हमने कहा हाँ, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये बोले तो हम कहेंगे कि ए जो होता है वो तुम्हारे पास z प्लस तुम्हारे पास n होता है। ये तुम्हारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या है, ये तुम्हारे पास प्रोटॉन्स की संख्या है, और ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो इसने कहा कि अगर 15 में से 7 माइनस किया जाएगा तो ये 8 आएगा। ये 8 कैपिटल N की वैल्यू आएगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए कहा हाँ हो तो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडिकेट करना है तो एलिमेंट को इंडिकेट करने का ये एक तुम्हारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बात तुमने केमिस्ट्री में खूब पढ़ी है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज द जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को बताता है। हमको हमेशा एटॉमिक नंबर पता होगा, हमेशा मास नंबर पता होगा, और हम हमेशा हमारे पास न्यूट्रॉन्स को निकाल लिया करेंगे। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और अगर फिर किसी से उसको देखें तो
जैसे गोल्ड, गोल्ड बहुत इस्तेमाल होगा आने वाले समय में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो 79 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा जेड की वैल्यू, ए तुम्हारे पास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन तुम्हारे पास 97 हो जाएगी, और एन की वैल्यू निकालनी है तो ए में से जेड को तुम्हारे पास माइनस करना पड़ेगा। 197 में से आ जाएगा 79, तो 17 में से 9 गया तुम्हारे पास 8, और 18 में से 7 गया तो 11, तो 118 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी चीजें जो आपको आती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास व्हाट इज द न्यूक्लियर मास, ठीक है। अब न्यूक्लियर मास क्या होता है, जरा देखते हैं न्यूक्लियर मास क्या होता है। इसने कहा न्यूक्लियर मास क्या होता है सर, न्यूक्लियर मास, ठीक है। अच्छा, इसमें टर्म बहुत सारे हैं, तो जरा टर्म को अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिएगा, है ना। एक्सट्रैक्शन रीजन में अभी मैं आपको करवाऊंगा, आइटम्स के भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, उनको आप करिएगा, फिर मैं इसके भी करवाऊंगा। तो इनके वर्डिंग्स में खेल होता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही जाएगा धीरे धीरे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो है प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ टोटल सॉरी मास ऑफ, टोटल तुम्हारे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन तुम्हारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो तुम्हारे पास टोटल तुम्हारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिला करके जो मास है, इसी को हम लोग बोला करते हैं क्या, न्यूक्लियर मास, ओके। इसी का नाम होता है तुम्हारे पास न्यूक्लियर मास। इसका मतलब है इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एवर, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में शायद कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसके अंदर जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक, ठीक है। एक और टर्म आता है, ये एक और टर्म कौन है, ये एक और टर्म है तुम्हारे पास न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लाइड क्या चीज होती है, देखो सबसे पहले हमने आपको क्या नाम है न्यूक्लियन के बारे में बताया था, अब एक नई चीज बताने शुरू करते हैं, न्यूक्लाइड। ये न्यूक्लाइड क्या चीज होती है, इन्होंने कहा न्यूक्लाइड कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। इसने कहा कि अगर डिफाइन करा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन तुम्हारे पास एटम, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कोई हमने एक्स लिया, ये हमने जेड लिया और ये हमने ए लिया, ठीक। ये जो तुम्हारे पास हम लोग जिसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो ये सिंपल सी बात है, अभी हम लोग आइसोटोप पढ़ेंगे, और आइसोटोप आप बचपन में पढ़े हो कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, और जो मास नंबर होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो सेम एलिमेंट के होते हैं। तो उसी तरीके से जब हम किसी एक पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 6C11 लिखा मैंने, और 6C तुम्हारे पास 12 लिखा, इन दोनों के पास एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, मास नंबर कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसे हम एक न्यूक्लाइड बोलेंगे कार्बन एटम का, और इसे हम तुम्हारे पास दूसरा न्यूक्लाइड बोल लेंगे तुम्हारे पास कार्बन एटम का, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। तो इसे हम लोग न्यूक्लाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लाइड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। न्यूक्लाइड को सिंपल सा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए से, और इसको हम लोग एक न्यूक्लाइड बोल देते हैं। बाकी इसमें न्यूक्लाइड में कुछ समझाने वाला है नहीं, और ना न्यूक्लाइड के बारे में कोई बहुत ज्यादा जिक्र होता है। न्यूक्लाइड कभी कभार इस्तेमाल वर्ड होता है, सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर इस्तेमाल होता है, मास नंबर इस्तेमाल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इस्तेमाल होते ही हैं, न्यूक्लियर मास इस्तेमाल होता है। न्यूक्लाइड कभी कभार इस्तेमाल होता है और कभी कभार इस्तेमाल नहीं भी होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इस लिस्ट में 4 लोग आएंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है तुम्हारे पास आइसोटोप्स, फिर आता है तुम्हारे पास आइसो बार्स, फिर आता है तुम्हारे पास आइसोटोन्स, फिर आता है तुम्हारे पास आइसोमर्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास 4 लोग हैं। अब इन 4 लोगों पे सवाल कैसा बन सकता है, हो सकता है कि तुमको वो डिफाइन करने के लिए दे दें, ठीक है, पर ये केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स में आने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि चैप्टर न्यूक्लियस के अंदर है तो हो सकता है दे दें। इससे हमारे पास एसर्शन एंड रीजन बन सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे पास एक एसर्शन रीजन बन सकता है, वो भी बड़े हल्के लेवल का, बहुत टफ लेवल का नहीं बनेगा, हल्के लेवल का बनेगा, तो आप इसको प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है।
पहला पढ़ते हैं लोग। सो पहला जो शख्स आया हमारे पास उसका नाम है तुम्हारे पास आइसोटोप्स। ठीक, इन्होंने कहा कि आइसोटोप्स आर द एटम्स, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट तुम्हारे पास रखा जाएगा, कार्बन है तो कार्बन होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना, सेम हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z, having same atomic number तुम्हारे पास Z, but different mass number A, but different mass number A, मास नंबर ए जो है वो अलग होगा और एटॉमिक नंबर Z जो है वो तुम्हारे पास कैसा होगा, सेम होगा। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको क्या नाम है और लैंग्वेज में बोला जाए, ठीक है, सेम सेम एटॉमिक नंबर होना, सेम एटॉमिक नंबर होना, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तुम्हारे पास सेम होना, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, ठीक है, और तुम्हारे पास डिफरेंट तुम्हारे पास मास नंबर होना, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो गए, क्या कर लोगे, इसने कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट होना। सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम है, ठीक है, हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। तो कुछ बुक्स में आपको ऐसे डेफिनेशन पकड़ा देता है और कुछ बुक्स में आपको ऐसे डेफिनेशन पकड़ा देता है कि एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हुज न्यूक्लियस हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात एक ही है। अब मुद्दा ये है कि हमें एग्जाम में अगर आती है तो कौन सी लिखनी है। पहली बात तो एग्जाम में ये सब चीजें आती नहीं है, डेफिनेशन बैठ के लिखो, लेकिन अगर आ गई तो तुम कोई भी डेफिनेशन लिख देना, ऊपर वाली लिख देना, नीचे वाली लिख देना, जो तुम्हारी मर्जी है वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करी तो सबसे पहले आई भाई साहब तुम्हारे पास 1H1, ठीक, फिर आए तुम्हारे पास 1H2, ठीक, फिर तुम्हारे पास भाई साहब आए तीसरे वाले का क्या नाम है 1H3। अब पढ़ा है आपने इन लोगों के बारे में, ठीक है, इनका हमने Z लिस्ट बनाई, ए की लिस्ट बनाई और N की लिस्ट बनाई। इनका Z कितना 1 1 1, इनका A कितना 1 2 और 3, इनका N कितना 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 तुम्हारे पास 2। Z कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बताने वाले, ए कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बताने वाले, ठीक, और एन कौन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बताने वाले। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भैया जेड तो इसमें 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 सेम है। ये है कौन भाई साहब, इनका नाम है तुम्हारे पास प्रोटियम, ठीक है, इनका नाम है तुम्हारे पास क्या, इनका नाम है तुम्हारे पास ड्यूटीरियम, ठीक है, और इनका नाम तुम्हारे पास क्या है, इनका नाम है तुम्हारे पास ट्रीटियम, ठीक। अब ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसमें जो एटॉमिक नंबर हैं वो 111 है और जो मास नंबर है वो 123 है, साफ दिख रहा है आपको, और जो न्यूट्रॉन है नंबर है वो 012 है, ठीक है। प्रोटियम वाले पे तुम्हारे पास है ही नहीं, न्यूट्रॉन का काम ही तमाम हो गया, है ही नहीं वहाँ पे, ठीक। इसने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर और लोग खोल लें तो इसने कहा और लोग को लोगे तो ऐसा मान लो कि C6 तुम्हारे पास 11, ठीक है, और तुम्हारे पास C6 तुम्हारे पास 12, तुम्हारे पास C6 तुम्हारे पास 13, तुम्हारे पास C6 तुम्हारे पास 14, राइट। इनका देखा 6 इनका 6 इनका 6 इनका और 6 इनका, ठीक है, इनका भैया 11, इनका 12, इनका तुम्हारे पास 13 और इनका तुम्हारे पास कितना, इनका तुम्हारे पास 14। 11 में से तुम्हारे पास 6 गया तो बचा क्या 5, 12 में से 6 गया बचा 6, 13 में से 6 गया बचा क्या 7, 14 में से 6 गया बचा 8, ठीक। अब इन्होंने कहा देखो भैया इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सब सेम है, ठीक है। अब इसमें क्या नाम वगैरह होंगे क्या, इनमें नाम वगैरह का कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये बताया गया जो C611 है, ठीक है, डज नॉट अकर, डज नॉट अकर नेचुरली, डज नॉट अकर नेचुरली, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लैब, कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली इन लैब, ठीक है। ये इसके बारे में बताया गया है। इसने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इनके बारे में क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक है,
इनके बारे में बताया गया। इन्होंने कहा ये भी रहते हैं पर बहुत ही कम अमाउंट में, इन्होंने कहा ये भी रहते हैं और ये तुम्हारे पास रहते हैं कितनी कम अमाउंट में। ठीक है, सो आइसोटोप में ऐसा नहीं है कि हर एक तुम्हारे पास इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। आइसोटोप में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर जो आइसोटोप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रहेगा तुम्हारे पास एटम, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा मात्रा में होगा और कुछ तुम्हारे पास बहुत कम मात्रा में होगा। तो मेन इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि सेम तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर रहेगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, तो फिर क्या एग्जैक्टली करना है। तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि देखिए इससे हमको एक इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है। क्या, इन्होंने कहा द केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने बोला द केमिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ऑफ एनी एटम आर डिटरमाइंड बाय, ऑफ एनी एटम आर डिटरमाइंड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम आर डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन, by electron, ठीक, the isotopes of the element, the isotopes, the isotopes of any element, of any element have same electronic configuration, have same electronic configuration, have same electronic configuration and thus have the same chemical properties and thus have सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्होंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनके पास सेम रहेगी। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी पर्टिकुलर एटम की वो डिटरमाइन करेंगी उनके इलेक्ट्रॉन से। अब मुझे ये पता है यार कि हमने भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात ना करी हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक, हैव हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉनिक, हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, the chemical properties of any atom are determined by electron. The isotopes of any element have same electronic configuration. ठीक है, इसकी वजह से इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है। एक ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, इन्होंने कहा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक बात और इसके बारे में आती है कि आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, isotopes of same element are placed at the same location, are placed at the same location in periodic table, are placed at the same location in periodic table। मतलब पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखें तो वो पीरियोडिक टेबल हमारे कुछ जो पढ़ाई जाती है, ठीक है, वैसे तो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की और दुनिया भर के लोगों की, बहुत सारे लोगों की आई थी, थ्योरीज आई थी, है ना। उसमें से कुछ अब वैसे भी आज तक क्या नाम है चल ही रही है रिसर्च, आज तक भी पीरियोडिक टेबल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसमें सब चल ही रहा है मामला की अब रिसर्च चल रही है, ठीक। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में पीरियोडिक टेबल है या जो हम लोग पढ़ते हैं या जिसके बेसिस पे सारी केमिस्ट्री बेस्ड है, उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन सबको लोकेट किया गया है। तो अगर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट ये कह रहे हैं कि वो सेम लोकेशन पे पीरियोडिक टेबल में है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, यहाँ पे भी 6 था, 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 इसलिए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं वो एक ही लोकेशन पे होंगे क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। इस वजह से हमने उनको एक ही जगह पे रखा। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आइसोटोप्स के रिगार्डिंग हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट कौन आता है? नेक्स्ट शख्स का नाम है तुम्हारे पास यहाँ पे क्या, नेक्स्ट का नाम है आइसोबार्स। ठीक है, अब ये कौन है भाई? आइसोबार्स कौन लोग हैं? हमने कहा ठीक है, आइसोबार्स ने कहा कि आइसोबार्स आर दी atoms of isobars are the atoms of different elements, ठीक, having same mass number a, having same mass number a but different atomic number। ठीक है, एक तरीके से तुम्हारे पास आइसोटोप ने जो बोला था, ठीक है, उसका उल्टा बोल दिया इसने, उसने एटॉमिक नंबर को सेम किया था, इसने एटॉमिक नंबर को डिफरेंट कर दिया उठा करके। ठीक, ये आ गया, नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम ये कह सकते हैं कि वन तुम्हारे पास H3 एंड तुम्हारे पास
2 तुम्हारे पास, HE तुम्हारे पास 3। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि इनका A की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, इनके तुम्हारे पास Z की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इनके तुम्हारे पास Z की वैल्यू कितनी है, 1। इनके N की वैल्यू कितना होगा, 3 - 1 2। इनके A की वैल्यू कितनी है, 3। इनके Z की वैल्यू कितनी है, 2। इनके N की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक, अब इनके तुम Z N की वैल्यू निकाल क्यों रहे हो? हाँ, बात तो ये सही है, हमको क्या मतलब है अभी, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है उससे था ना कि भैया इनका सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो ये बात बताओ, तो ठीक है। अब इसने कहा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके पास भी 3 आता है और इनके पास भी 3 आता है। ठीक, तो इनका 3 और इनका 3 सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे Z की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, यहाँ पे Z की वैल्यू जो है 2 दे रखी है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है और यहाँ पे N की वैल्यू 1 है। तो इसने कहा ठीक है, और भी एग्जाम्पल है? इसने कहा हाँ और भी एग्जाम्पल है। एक बड़ा एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे। अगर बड़ा एग्जाम्पल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखेगा 16S तुम्हारे पास 40। ठीक, 17Cl तुम्हारे पास 40। ठीक, 18Ar तुम्हारे पास 40। ठीक, और 19K तुम्हारे पास 40, और तुम्हारे पास 20Ca तुम्हारे पास 40। ठीक, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम, राइट। तो ये तुम्हारे पास हमने दिखाया हुआ है। अब इसने कहा कि ठीक है, इन सब में हमको जो A की वैल्यू है वो हमको 40 दिखाई दे रही है, Z की वैल्यू 16 दिखाई दे रही है, 17 दिखाई दे रही है, 18 दिखाई दे रही है, 19 दिखाई दे रही है और 20 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर से डिफरेंट हो गया। तो जैसा कि अभी आप ऊपर बता रहे थे एक बात कि एटॉमिक नंबर पे ही बेस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बात करी थी। ठीक है, तो इसने कहा कि हाँ, तो इसने कहा फिर यहाँ तो फिर नहीं बन पाएगा। इसने कहा, इन्होंने कहा कि आइसोबार्स आर केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकली chemically different elements. Isobars are chemically different elements. ठीक, because and they have different different chemical and physical properties. Chemical and physical property, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे आने वाले समय में। ठीक है, अभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना कैसे और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना कैसे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर डिटरमाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन्स। द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम थे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ही आपने डिफरेंट कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। 2 8 तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा अलग, यहाँ पे आ जाएगा अलग, यहाँ पे आ जाएगा अलग। तो ये तुम्हारे पास जो शेल्स होंगे एसपीडीएफ, उस पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो इसने कहा they have different chemical and the physical properties due to different due to different atomic numbers due to different atomic numbers की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब आया नेक्स्ट कौन सा सर्च है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोटोन्स। इन्होंने कहा आइसोटोन्स कौन है। अब आइसोटोन्स के बारे में सुनो कौन है भाई। आइसोटोन्स ने कहा हमारे बारे में बात कर ली जाए। आइसोटोन्स आइसोटोन्स ने कहा कि आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ आइसोटोन्स आइसोटोन्स आर द आइसोटोन्स आर द atoms of isotopes are the atoms of different elements take having same number of neutrons, having same number of neutrons। इसने कहा कि ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा आइसोटोन एग्जैक्टली तुम्हारे पास कौन है, ये वो एटम हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम है सर। यहाँ पे एग्जांपल ले लो भाई। एग्जांपल में लिया बोरॉन, ठीक है, 5 12 एंड तुम्हारे पास सी तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास 13। मतलब इसका मतलब है कि इनका ए की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 12, जेड की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 7। ठीक, ए की वैल्यू तुम्हारे पास 13, जेड की वैल्यू 6, 13 में से 7 गया, फिर से 6 गया, फिर से 7। यहाँ पे भी एन की वैल्यू 7, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 7।
इस बार एटॉमिक नंबर और तुम्हारे पास जो है मास नंबर के बारे में बात नहीं हो रही है। बात इस बार हो रही है तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात है, मास नंबर और क्या नाम है एटॉमिक नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे न्यूट्रॉन की संख्या कहलाएगी। इसने कहा हाँ कहलाएगी। तो इन्होंने कहा और एग्जाम्पल है, इसने कहा हाँ है ना। 17 तुम्हारे पास Cl, ठीक है, 37 एंड तुम्हारे पास 19 तुम्हारे पास K 39, ठीक है। तो इसने कहा A की वैल्यू 37 है ना, Z की वैल्यू 17 और N की वैल्यू तुम्हारे पास 20, राइट। यहाँ पे A की वैल्यू तुम्हारे पास 39, Z की वैल्यू तुम्हारे पास 19 और N की वैल्यू तुम्हारे पास 20। तो ये लोग आपस में क्या कहलाएंगे? ये लोग आपस में कहलाएंगे आइसोटोप्स, ठीक है। हो सकता है तुमसे कुछ बहुत हैवी चीज ही ना पूछे, तुमको क्या नाम है डेफिनेशन ही पकड़ा दे उठा करके, ठीक है। चारों लोगों की डेफिनेशन उठा दें, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, और पूछ लें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर होगी तो तुम ये समझ जाओगे कि किसकी डेफिनेशन गलत दे रखी है। तो एक ऐसे भी सवाल बन सकता है। एसोसिएशन रीजन में भी तुमसे क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बोल देंगे, डेफिनेशन में उल्टा सीधा कुछ लिख देंगे, सेम एटॉमिक नंबर की जगह सेम मास नंबर लिख देंगे, है ना। और तुमसे पूछेंगे एसोसिएशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो एसोसिएशन रीजन में वैसे तो बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आता है, बट कभी कभार वो इजी एसोसिएशन रीजन बनाएंगे तो वो उठा के बस डेफिनेशन डाल देंगे और उस डेफिनेशन में कुछ जो है वर्डिंग्स आगे पीछे कर देंगे, है ना, और तुमसे पूछेंगे कि बताओ सही है या गलत है, ठीक है। तो वहां पर तुमको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास शख्स, उसका नाम है तुम्हारे पास आइसोमर्स, ठीक है। अब ये आइसोमर्स क्या है? आइसोमर समझने के लिए अभी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग वो पढ़ेंगे क्या नाम है मेटास्टेबल स्टेट पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में। अभी हम लोग ने मेटास्टेबल स्टेट नहीं पढ़ी हुई है, हम लोग जानते भी नहीं क्या होता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन मात्र दे देता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास है क्या, इन्होंने कहा ऐसे समझिए इसको कि दीज आर द न्यूक्लियाई, ठीक, with same atomic number Z, with same atomic number with same atomic number Z, same mass number A, same mass number same mass number A, ठीक, but existing in different state। अब तुम कहोगे क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? अब आप ये कहोगे कि यार अभी इतनी देर से हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, ठीक, जो कि तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ तुम्हारे पास जो है क्या नाम है डिफरेंट मास नंबर, हाँ डिफरेंट तुम्हारे पास मास नंबर की बात कर रहा था, ठीक है। ये मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस तुम्हारे पास ठीक है, चलो सही क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे हम लोग सेम मास नंबर की बात कर रहे थे और डिफरेंट तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे थे, जिसमें क्या नाम है ए भी तुम्हारे पास सेम नहीं था, ठीक है, ए भी तुम्हारे पास सेम नहीं था, जिसमें तुम्हारे पास जेड भी तुम्हारे पास सेम नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे जब आए तो इस डेफिनेशन को देख करके क्या समझ में आता है, इस डेफिनेशन को ये देख करके समझ में आता है कि ए भी तुम्हारे पास सेम है, ठीक है, और जेड भी तुम्हारे पास सेम है। अगर यार ए भी सेम है, जेड भी सेम है, तो इसका मतलब एन भी सेम होगा। इसने कहा तो फिर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे इसको? इसने कहा वैसे ऐसे क्लासीफाई करोगे कि अ न्यूक्लियस, इसने कहा कि अ न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, a nucleus in its ground state, ठीक है, एंड तुम्हारे पास आइडेंटिकल न्यूक्लियस। अच्छा सब लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए जरा।